ठीक है, इसे अनपैक करते हैं। क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि सिर्फ अपने बुढ़ापे के बारे में सोचने का नजरिया बदलने से एक इंसान की उम्र लगभग 8 साल तक बढ़ सकती है? बिना किसी जादुई दवा के। बिल्कुल। और वो भी बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी तरह के विज्ञान और मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम सब ने जीवन में कभी ना कभी कोई नई आदत शुरू करने की कोशिश की है। सही कहा, हर किसी ने की है। शायद अचानक से तय किया हो कि बस अब से रोज सुबह 5 बजे उठना है। शुरुआत में तो बड़ा जोश होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है और पुरानी रूटीन वापस आ जाती है। और इंसान वहीं वापस पहुंच जाता है जहां से शुरू किया था। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि असल में इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। हम आदतों के उस विज्ञान पर बात करेंगे जो बताता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव किसी भी इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, कैसे हम अपने ही दिमाग को मुश्किल काम करने के लिए ट्रिक कर सकते हैं। हाँ, जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम अक्सर आदतों को सिर्फ एक्शन के चश्मे से देखते हैं। मतलब सिर्फ आउटकम के हिसाब से। हाँ, जैसे जिम जाना है, कोई किताब पढ़नी है या पैसे बचाने हैं, हम हमेशा क्या करना है पर फोकस करते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। राइट। जब तक हम ये न समझे कि उसके पीछे का क्यों और कैसे क्या है। अगर इंसान अपनी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और मनोविज्ञान की मूल बातों को समझ ले तो अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को छोड़ना कोई जंग नहीं रह जाती। बिल्कुल, कोई रोज की जंग नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। आज की चर्चा सिर्फ आदतों की कोई लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को हैक करने के बारे में है जो दरअसल हमारी जिंदगी चला रहा है। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। और मुझे लगता है कि इस सिस्टम को हैक करने की शुरुआत किसी बहुत बड़े या क्रांतिकारी कदम से नहीं होती, एकदम सही। बल्कि ये शुरुआत होती है समय और छोटे सुधारों के गणित से। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को गहराई से देखें तो रोजाना खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का विचार सामने आता है। सिर्फ 1% सुनने में बहुत कम लगता है। हाँ, बहुत मामूली सा, लेकिन गणित बहुत ही सीधा है। अगर कोई इंसान हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार करता है तो 1 साल के अंत में वो 37.2 गुना बेहतर बन सकता है। 37 गुना? हाँ, और इसके ठीक उलट, अगर कोई गलत दिशा में हर दिन 1% की गिरावट करता है तो वो 1 साल में लगभग 0 पर आ गिरेगा, मतलब 0.03 पर। ये तो पूरी तरह खत्म होने वाली बात है। राइट। और यह मुझे सीधे तौर पर फाइनेंस की दुनिया की याद दिलाता है। मतलब जैसे बैंक में रखा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है ना, वैसे ही आदतें भी कंपाउंडिंग ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। समय उस इंसान का सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है जो सही दिशा में जा रहा है। ये फाइनेंस वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मैं कहूंगा कि अगर हम इसका कोई वास्तविक उदाहरण देखना चाहें तो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वो डेव ब्रेल्सफोर्ड वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल वही। जरा सोचिए, एक ऐसी टीम जिसका पिछले 100 सालों का इतिहास इतना साधारण था कि उन्होंने केवल एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, बस एक। 100 सालों में सिर्फ एक। हाँ, फिर 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड उनके नए कोच बने। अब जब कोई नया कोच आता है तो लोग क्या उम्मीद करते हैं? यही कि वो पूरी ट्रेनिंग बदल देगा या शायद नए नियम लाएगा। बिल्कुल, कि वो नई साइकिलें लाएगा या कोई बहुत बड़ा बदलाव करेगा। लेकिन ब्रेल्सफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मार्जिनल गेन्स यानी बहुत छोटे छोटे फायदों की थ्योरी अपनाई। तो उन्होंने असल में किया क्या? क्या ट्रेनिंग के घंटे बढ़ा दिए? नहीं, उन्होंने उन जगहों पर 1% का सुधार किया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब उन्होंने साइकिल के टायर की ग्रिप को थोड़ा और बेहतर बनाया, साइकिल की सीट को थोड़ा और आरामदायक किया ताकि एथलीट थके नहीं। अच्छा, छोटे बदलाव। हाँ, यहां तक कि उन्होंने रेसिंग सूट के फैब्रिक को बदला, एथलीट्स के सोने के गद्दे बदले, और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं? हाँ, बताइए। उन्होंने एक सर्जन को बुलवाकर खिलाड़ियों को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया। 1 मिनट, हाथ धोने का तरीका? हाँ, ताकि वे बीमार न पड़ें। अरे, कोई भी एथलीट तो यही सोचेगा कि भाई मुझे पेडल मारना सिखाओ, हाथ धोना क्यों सिखा रहे हो? इसका साइकिलिंग से क्या लेना देना? पहली नजर में तो ये बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन जब आप इन सैकड़ों छोटे छोटे 1% सुधारों को एक साथ जोड़ते हैं तो वो कंपाउंडिंग का जादू बन जाता है। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये रहा कि इसी टीम ने
डेव के आने के बाद अगले 10 सालों के भीतर 62 ओलंपिक गोल्ड मेडल और 5 टूर डी फ्रांस खिताब जीते। 62 गोल्ड मेडल, ये सच में दिमाग हिला देने वाला है। ये रातों रात नहीं हुआ था, ये उस 1% की ताकत थी। वाओ। लेकिन ये मेरे मन में एक बहुत ही चुनौती भरा सवाल भी खड़ा कर रहा है। पूछिए। अगर 1% सुधार करना इतना ही आसान है और इसके नतीजे इतने शानदार हैं, तो लोग इसे बनाए क्यों नहीं रख पाते? मतलब लोग कुछ दिन जिम जाते हैं या डाइटिंग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये बहुत आम बात है। क्या इसका कारण ये है कि सारा ध्यान सिर्फ नतीजे पर होता है? जैसे किसी ने सोच लिया कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है और बस इसी आउटकम पर अटके रहें। क्या लोग अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करते? आप बिल्कुल सही नस पकड़ रही हैं। अगर हम मनोविज्ञान की गहराई में जाएं तो व्यवहार बदलने के 3 स्तर होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है आउटकम यानी नतीजा, दूसरा है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, और तीसरा सबसे गहरा स्तर है आइडेंटिटी यानी पहचान। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ काम करते हैं। बाहर से अंदर? हाँ, वो पहले नतीजा तय करते हैं कि उन्हें 10 किलो वजन कम करना है। फिर वे प्रक्रिया बनाते हैं कि रोज 2 घंटे जिम जाना है। और ये तरीका काम नहीं करता, लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि इंसान अंदर से नहीं बदला है। जो सबसे गहरा और सबसे प्रभावी स्तर है वो है इंसान की अपनी आइडेंटिटी, उसका अपना बिलीफ सिस्टम। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या आप इस आइडेंटिटी वाले हिस्से को किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? क्योंकि ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। जरूर। सोचिए, जब कोई सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कोई उसे सिगरेट ऑफर करे। ठीक है। अगर वो इंसान कहे, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें क्या गलत है? इसमें गलत यह है कि इसका मतलब है कि वो खुद को अभी भी एक स्मोकर ही मानता है जो बस कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। उसकी पहचान अभी भी वही है। अच्छा। लेकिन अगर वो कहे, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोक नहीं करता, तो ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। ओह, मैं समझ रही हूँ। उसने अपनी पहचान ही बदल ली है। बिल्कुल। हमारा दिमाग हमेशा हमारी इस आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए हमारे एक्शंस को मॉडिफाई करता है। मतलब अगर मैं खुद को अंदर से एक आलसी इंसान मानती हूँ, तो मैं बाहर चाहे जितने भी अलार्म लगा लूं या सबसे महंगे रनिंग शूज खरीद लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिमाग मुझे वापस बिस्तर पे खींच ही लेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। 100%। आपका दिमाग कहेगा, भाई हम तो वो इंसान है ही नहीं जो सुबह उठते हैं। और इसका सीधा असर हमारे शरीर और जीव विज्ञान पर भी पड़ता है। ये तो बहुत गहरी बात है। जैसा कि हमने शुरुआत में जिक्र किया था, ओल्ड एज होम में की गई एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्च इसे साबित करती है। उस रिसर्च में पाया गया कि जो बुजुर्ग अपने बुढ़ापे को लेकर पॉजिटिव विचार रखते हैं, जिनकी आइडेंटिटी में ये शामिल है कि उम्र बढ़ना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, उनकी उम्र नेगेटिव विचार रखने वालों की तुलना में औसतन 7.6 साल ज्यादा होती है। सिर्फ माइंडसेट बदलने से लगभग 8 साल ज्यादा जिंदगी। ये तो किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा असरदार है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी पॉजिटिव होती है तो आपका दिमाग आपके शरीर को उसी के अनुसार सक्रिय, स्वस्थ और तनाव मुक्त रहने के निर्देश देता है। हमारे जीव विज्ञान हमारे विश्वास को फॉलो करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी ने अपनी आइडेंटिटी सेट कर ली। उसने मान लिया कि मैं एक लेखक हूँ या मैं एक एथलीट हूँ। लेकिन फिर असली जिंदगी शुरू होती है, जहां सब कुछ इतना आसान नहीं होता। हाँ, हजारों चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं। काम है, सोशल मीडिया है, परिवार है। फोकस कैसे किया जाए? मुझे याद है कि सफलता और फोकस को लेकर वॉरेन बफे का एक 5-25 प्रिंसिपल बहुत मशहूर है। हाँ, 5/25 रूल। राइट। ये नियम कहता है कि अपने जीवन के 25 लक्ष्यों की लिस्ट बनाएं, उनमें से टॉप 5 को चुनें और बाकी 20 को अपनी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट यानी हर कीमत पर बचें वाली लिस्ट में डाल दें। जब तक पहले 5 पूरे ना हों, उन 20 की तरफ देखना भी नहीं है। अब यहाँ मैं एक थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। सुनने में तो ये नियम बहुत ही शानदार और प्रेरक लगता है, किताबों में पढ़ने में भी अच्छा लगता है। लेकिन आज के इस तेज तरार जमाने में क्या कोई वाकई 20 चीजों को पूरी तरह इग्नोर कर सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। क्योंकि हमारा दिमाग तो हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागता है। जैसे बिजनेस के लिए पैसे बचाने हैं, लेकिन कोई नया फोन लॉन्च हुआ तो ध्यान उधर चला ही जाता है। क्या ये नियम प्रैक्टिकल है? नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होगी। मनोविज्ञान में इसे डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान कहते हैं। अच्छा, डिसीजन फटीग।
इसे समझने के लिए जजों द्वारा पैरोल के फैसलों पर हुई एक बहुत ही मशहूर रिसर्च को देखते हैं। जजों की रिसर्च? हाँ, सोचिए एक जज सुबह 8 बजे कोर्ट में आता है, उसका दिमाग ताज़ा है, उसने कॉफ़ी पी है। जब उसके सामने कैदियों के पैरोल के केस आते हैं तो वो केस की पूरी गहराई में जाता है, सारे तर्क सुनता है और कई कैदियों के हक में फैसले देता है। ठीक है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जज को लगातार फैसले लेने पड़ते हैं। रिसर्च में साफ देखा गया कि दिन के अंत तक आते आते जज के फैसले ज्यादातर कैदियों के खिलाफ होने लगते हैं। मतलब पैरोल खारिज होने लगती है? हाँ, ऐसा क्यों? क्या वे शाम तक ज्यादा सख्त हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं? नहीं, वे सख्त नहीं होते, वे बस दिमागी रूप से थक जाते हैं। लगातार निर्णय लेने से उनकी दिमागी बैटरी खत्म हो जाती है। ओह। और जब दिमाग थक जाता है तो वो डिफॉल्ट रूप से सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता चुनता है, जो कि पैरोल के मामले में ना कहना है। इसमें कोई जोखिम नहीं है और कोई दिमागी मेहनत नहीं लगती। तो हमारी जिंदगी में भी यही होता है? बिल्कुल। जब हम एक साथ 25 गोल्स लेकर चलते हैं तो हम लगातार निर्णय ले रहे होते हैं, दिमाग थक जाता है और फिर वो डिफॉल्ट रूप से सबसे आसान काम चुनता है। जैसे नई आदत को छोड़कर सोफे पर लेट जाना। सही कहा। इसीलिए उन 20 लक्ष्यों को इग्नोर करना कोई सजा नहीं है, वो आपके टॉप 5 लक्ष्यों के लिए आपके फोकस की बैटरी को बचाने की रणनीति है। ये तो बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण है। मतलब मल्टीटास्किंग असल में हमारे फोकस को धीमा जहर दे रही है। जी हाँ। और अगर हम फोकस खो देते हैं तो हम अक्सर अपने पुराने आदतों के लूप में वापस गिर जाते हैं। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो किसी भी आदत के 3 मुख्य हिस्से होते हैं: रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड। बिल्कुल सही। हैबिट लूप। जैसे शाम को थके हुए ऑफिस से घर आना और सोफा देखना, ये एक रिमाइंडर या ट्रिगर हुआ। फिर रूटीन शुरू होता है, हमने टीवी ऑन किया और कुछ अनहेल्दी खाने लगे। और अंत में रिवॉर्ड, वो इंस्टेंट खुशी जो जंक फूड खाने और टीवी देखने से मिलती है। और क्योंकि बुरी आदतों का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, इसलिए हमारा दिमाग इस लूप को बहुत तेजी से अपना लेता है। तो इससे तोड़ा कैसे जाए? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे इस लूप को तोड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शाम तक वैसे ही खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल। वे सोफे पर बैठते हैं, टीवी ऑन करते हैं और फिर खुद से कहते हैं, मुझे आज जंक फूड नहीं खाना है। लेकिन डिसीजन फटीग की वजह से वो हार मान लेते हैं। तो फिर सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उस लूप के पहले हिस्से को ही खत्म कर दिया जाए, यानी रिमाइंडर को, ट्रिगर को ही हटा दे। हाँ, अगर शाम को सोफे पर बैठकर टीवी देखने से जंक फूड खाने की तलब उठती है तो घर आते ही टीवी वाले कमरे में जाना ही बंद कर दें। उसकी जगह कुछ और करें। हाँ, उसकी जगह शाम को घर आते ही सीधे वॉक पर जाने का नियम बना लें। रिमाइंडर गायब तो आदत का लूप अपने आप टूट जाएगा। ये बहुत लॉजिकल है। और अच्छी आदतों को शुरू करने के लिए कॉकटेल हैबिट या हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट भी तो बहुत कारगर है। हाँ बिल्कुल। इसमें हम एक नई आदत को किसी ऐसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देते हैं जो पहले से ही हमारे जीवन में मजबूती से स्थापित है। जैसे अगर दौड़ने जाने की नई आदत डालनी है तो ऑफिस से घर आते ही अपने जूते उतारने के बजाय सीधे दौड़ने वाले जूते पहन लेना। घर आना खुद ब खुद जूते पहनने का ट्रिगर बन जाता है। राइट, लेकिन एक मिनट रुकिए, जूते पहन भी लिए फिर भी इंसान का दिमाग तो बहुत चालाक होता है। वो कैसे? मतलब मन में आएगा कि यार आज बहुत थकान है, आज नहीं दौड़ते। यहीं पर वो शुरुआत का घर्षण या फ्रिक्शन सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। सही कहा। और इसी दीवार को तोड़ने के लिए मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया जाता है, 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी मुश्किल काम या नई आदत को इतना आसान बना दें कि उसे शुरू करने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, अगर लक्ष्य एक पूरी किताब पढ़ने का है तो खुद से कहें कि मुझे रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। अच्छा। अगर मैराथन दौड़नी है तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे रोज सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनकर 2 मिनट के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा होना है। अब यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। बताइए, क्या संदेह है? ये ऐसा है जैसे आप पूल के ठंडे पानी में सीधे कूदने के बजाय सिर्फ अपना पैर पानी में डालते हैं। लेकिन मेरा दिमाग कोई बेवकूफ थोड़ी है। मतलब मुझे अंदर से पता है कि 1 पेज पढ़ने के बाद अंततः मुझे पूरी की पूरी किताब ही पढ़नी है, या 2 मिनट बाहर खड़े होने का असली मकसद 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो क्या मेरा दिमाग बस 2 मिनट की बात सुनकर मान जाएगा? क्या ये ट्रिक वाकई काम करती है? ये बहुत ही स्वाभाविक संदेह है, लेकिन अगर हम इसे न्यूरोलॉजिकल स्तर पर देखें तो हमारा दिमाग काम से नहीं डरता,
वो काम शुरू करने के विचार से डरता है। विचार से? हाँ, भौतिकी में जैसे एक्टिवेशन एनर्जी होती है, किसी रुकी हुई चीज को धकेलने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन एक बार जब वो लुढ़कने लगती है तो आसान हो जाती है। ये बात तो है। दिमाग भी शुरुआती घर्षण को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखता है। 5 किलोमीटर दौड़ने का विचार बहुत भारी लगता है। हाँ, सुनकर ही थकान हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप दिमाग से ईमानदारी से कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए जूते पहनने हैं, तो आप उस घर्षण को शून्य कर देते हैं। और मजेदार बात यह है कि इंसान को असली मोटिवेशन काम शुरू करने से पहले कभी नहीं आती। तो कब आती है? मोटिवेशन हमेशा काम शुरू करने के बाद आती है। अच्छा, मतलब जब हम एक बार मोशन में आ जाते हैं तो जड़ता और डोपामिन बाकी का काम संभाल लेते हैं। ठीक यही होता है। जब कोई काम 2 मिनट के लिए लगातार कुछ हफ्तों तक किया जाता है तो दिमाग उसे एक रिचुअल या नियम की तरह दर्ज कर लेता है। वो एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। मतलब फिर सोचना नहीं पड़ता। एकदम सही। एक बार जब रिचुअल स्थापित हो जाता है तो इंसान को सोचना नहीं पड़ता। आप सिर्फ जूते पहनने का रिचुअल बना रहे थे, लेकिन एक बार जूते पहनकर आप बाहर निकल गए तो 90% चांस है कि आप वॉक पर चले ही जाएंगे, क्योंकि वापस जूते उतारकर अंदर आना ज्यादा अजीब लगेगा। बिल्कुल। ये कमाल का नजरिया है। और कुछ आदतें तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक बदलाव नहीं लाती, बल्कि पूरे जीवन को ही एक नई दिशा दे देती हैं। आप कीस्टोन हैबिट्स की बात कर रही हैं। पत्थर होता है जिस पर पूरी इमारत का ढांचा टिका होता है। अगर वो पत्थर हटा दें तो सब गिर जाएगा। सही कहा। जीवन में सुबह उठकर सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करना, यानी बेड मेकिंग, एक ऐसी ही कीस्टोन हैबिट है। ये सुनने में कितना मामूली लगता है ना? हाँ, कोई भी सोचेगा कि बिस्तर ठीक करने से जिंदगी कैसे बदल सकती है। राइट। लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि ये एक ऐसा काम है जो पूरे दिन के लिए आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस सेट करता है। दिन का पहला काम पूरा करने का एहसास आपको दिन भर के अन्य मुश्किल कामों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। और रात को वापस एक साफ व्यवस्थित बिस्तर पर सोने से नींद की क्वालिटी भी तो बेहतर होती है। बिल्कुल। एक्सरसाइज, ध्यान या घर पर कुकिंग करना भी ऐसी ही कीस्टोन हैबिट्स हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं। हाँ, आप बस एक अच्छी आदत का डोमिनो गिराते हैं और बिना ज्यादा दिमागी मेहनत किए दूसरी अच्छी आदतें अपने आप उसके पीछे पीछे गिरने लगती हैं। एक तीर से 2 शिकार। बिल्कुल। जो इंसान रोज एक्सरसाइज करने लगता है वो अपने आप जंक फूड खाने से बचने लगता है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत खराब नहीं करनी होती। राइट। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है। आदत शुरू करना एक बात है, उसे महीनों और सालों तक बनाए रखना बिल्कुल अलग खेल है। इंसान रोज मोटिवेटेड महसूस नहीं कर सकता। हाँ, इंसान मशीन तो है नहीं। तो जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब क्या काम आता है? क्या यहीं पर कमिटमेंट और हमारे आसपास के माहौल की भूमिका शुरू होती है? 100%। इसके लिए 2 बहुत ही कारगर मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं। वो क्या है? पहली है प्री कमिटमेंट। इसका मतलब है भविष्य के अपने एक्शंस को आज ही लॉक कर देना। जैसे आज ही ये तय कर लेना और किसी दोस्त से बोल देना कि मैं कल शाम 6 बजे अपनी रनिंग किट में जिम में मिलूंगा। अच्छा, तो आपने अपने भविष्य के आलस्य के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल। और दूसरी टेक्निक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। ये आदत को एक बहुत ही स्पष्ट सिचुएशन के साथ टैग कर देती है। मतलब? जैसे सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं पैसे बचाऊंगा, ये बहुत अस्पष्ट है। हाँ, ये तो कोई नहीं कह देता है। इसकी जगह कहिए, जब भी मैं अपने वॉलेट से पैसे निकालूंगा मैं उसे तुरंत अपनी डायरी में नोट करूंगा। आपने कब, कहां और क्या को फिक्स कर दिया। इससे निर्णय लेने की जरूरत ही खत्म हो गई। और हमने पहले ही देखा है कि निर्णय लेने से दिमाग थकता है। ये तो ठीक है, लेकिन सोचिए हम आज के डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां एक क्लिक पर फास्ट फूड घर आ जाता है, एक क्लिक पर हजारों फिल्में हाजिर हैं। और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की कोई सीमा ही नहीं है। हाँ, तो क्या ऐसे में एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी अपने आसपास का माहौल तैयार करना, हमारा सबसे बड़ा हथियार नहीं है? क्या हम इंसान अक्सर अपनी इच्छा शक्ति पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने की गलती कर बैठते हैं और फिर फेल हो जाते हैं? ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सच्चाई यही है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ज्यादा आंकते हैं। इंसान का दिमाग बाय डिफॉल्ट आलसी होता है। ये इवोल्यूशन का हिस्सा है। दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है और सबसे कम मेहनत वाला रास्ता खोजता है। तो एनवायरनमेंट डिजाइन इसमें कैसे मदद करता है? एनवायरनमेंट डिजाइन का सिद्धांत कहता है कि इस प्राकृतिक आलस्य से लड़ने के बजाय इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। वो कैसे? बुरी आदतों को इतना मुश्किल बना दें कि आपका अपना आलस्य ही आपको वो काम करने से रोक दे। कोई उदाहरण?
अगर किसी को सिगरेट छोड़नी है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि घर में सिगरेट का पैकेट ना हो। राइट। जब रात को तलब लगेगी तो कपड़े पहनकर दुकान तक जाने का जो आलस्य है वो सिगरेट पीने की इच्छा पर भारी पड़ जाएगा। अरे वाह। अगर फोन की लत छोड़नी है तो सोते समय चार्जर दूसरे कमरे में रखें। फोन चार्ज करने के लिए उठकर जाने का आलस्य आपको फोन से दूर रखेगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। और अच्छी आदतों के लिए इसका उल्टा करें, उन्हें इतना आसान बना दें कि न करने का कोई बहाना ही ना बचे। जैसे गिटार सीखना हो तो गिटार को केस में बंद करके अलमारी के ऊपर मत रखिए, उसे लिविंग रूम के बीचों बीच सोफे के पास स्टैंड पर रखिए। जब भी आप वहां बैठेंगे गिटार आपके हाथ की पहुंच में होगा। डिजाइन किया गया माहौल हमेशा इच्छा शक्ति को हरा देता है। बिल्कुल हरा देता है। और जब माहौल सेट हो जाए तो अंतिम पड़ाव होता है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। मुझे मशहूर कॉमेडियन जेरी सीनफील्ड की स्ट्रैटेजी याद आ रही है, डोंट ब्रेक द चेन, यानी चेन को टूटने मत दो। बहुत ही शानदार नियम है ये। यह नियम ये नहीं कहता कि हर दिन आपका काम दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होना चाहिए। सीनफील्ड बस इतना कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी दिन कितना थका हुआ या अनमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। बस वो काम किसी भी तरह थोड़ा सा कर लें। हाँ, और अपने दीवार वाले बड़े कैलेंडर पर एक लाल क्रॉस लगा दें। बस उस चेन को टूटने न दें। यहाँ परफेक्शन पर प्रोग्रेस को तरजीह देने की बात है। जब कोई इंसान दीवार पर कैलेंडर में वो लंबी होती हुई चेन देखता है तो वो उसके दिमाग के लिए एक विजुअल रिवॉर्ड बन जाती है। अच्छा, विजुअल रिवॉर्ड। हाँ, हमारे दिमाग को कुछ टूटता हुआ या अधूरा छूटता हुआ देखना पसंद नहीं है। वो उस चेन को तोड़ने के दर्द से बचना चाहता है। और यही वो मनोवैज्ञानिक दबाव है जो इंसान को सबसे मुश्किल दिनों में भी काम करने के लिए धकेलता है। अमेजिंग। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो हमने देखा कि रातों रात बड़े बदलावों के पीछे भागने के बजाय इंसान को 1% के छोटे सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। मार्जिनल गेन्स। राइट। सिर्फ नतीजे पर फोकस करने के बजाय अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी को बदलना चाहिए। वॉरेन बफे के नियम से गैर जरूरी चीजों को हटाकर दिमागी थकान से बचना चाहिए। डिसीजन फटीग से बचना जरूरी है। हाँ, और 2 मिनट के नियम से शुरुआती घर्षण को शून्य करना चाहिए। इसके अलावा कीस्टोन हैबिट्स को अपनाकर अपने आसपास के माहौल को ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। बिल्कुल। जब कोई इंसान इन चीजों को लागू करता है तो समय और उसका अपना दिमाग उसके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक सारांश है। जो लोग इन विषयों की और गहराई में उतरना चाहते हैं उनके लिए 2 बहुत ही शानदार किताबों की सिफारिश की जा सकती है। कौन सी किताबें? पहली है माइकल जॉनसन विलियम्स की ब्रीथ, जो इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे सांस लेने और सोने जैसे हमारे सबसे बुनियादी शारीरिक कामों में छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकते हैं। बुनियादी बदलाव। और दूसरी किताब है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो जीवन की प्राथमिकताओं को सेट करने और फोकस बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन गाइड है। ये दोनों ही किताबें आज की हमारी इस चर्चा को और भी मजबूत परिप्रेक्ष्य देती हैं। विदा लेने से पहले मैं एक अंतिम विचार सामने रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इस पर गौर कीजिएगा। हम एक व्यक्ति के रूप में अपनी आदतों को सुधारने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, 2 मिनट के नियम लगाते हैं, पर्यावरण डिजाइन करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या आज की पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हमारे स्मार्टफोन के ऐप्स जानबूझकर इस तरह डिजाइन नहीं किए गए हैं कि वे हमारी सबसे बुरी आदतों के रिमाइंडर और रिवॉर्ड लूप को ट्रिगर करते रहें? ओह, ये तो सच है। उनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी ही इसी न्यूरोलॉजी पर टिकी है। जब एक इंसान का ध्यान यानी अटेंशन किसी और के अरबों की कमाई का मुख्य जरिया बन चुका हो तो अपनी आदतों पर वापस कंट्रोल पाना सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गोल नहीं रह जाता। तो फिर क्या बन जाता है? ये वास्तव में अपनी आजादी और अपना समय वापस पाने की एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या बात है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। अपनी आदतों पर नियंत्रण पाना असल में अपनी आजादी वापस पाना है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। निष्कर्ष ये है कि जब भी इंसान कुछ नया शुरू करने की सोचे तो उसे पहाड़ चढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सिर्फ अगले 2 मिनट के लिए अपने जूते पहनने पर फोकस करना चाहिए। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत